नमस्कार। आज हम क्लिनिकल रिसर्च और बायोस्टैटिस्टिक्स की दुनिया में एक बहुत ही अहम बुनियादी विषय पर बात करने वाले हैं। ये उन सभी छात्रों के लिए खास तौर पर ज़रूरी है जो इस फील्ड में कदम रख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं डेटा के अलग अलग प्रकारों की। ये वो नींव है जिस पर आप कह सकते हैं पूरा विश्लेषण टिका होता है। हमारे पास डेटा टाइप्स इन बायोस्टैटिस्टिक्स एंड क्लिनिकल रिसर्च नाम के दस्तावेज से कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं। तो आज हम इन्हीं स्रोतों को थोड़ा खंगालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि डेटा टाइप्स को सही से पहचानना क्यों इतना ज़रूरी है, खासकर जब आप रिसर्च की दुनिया में नए हों। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। देखिए, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, असल जिंदगी में इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर डेटा टाइप को समझने में ज़रा सी भी चूक हुई तो आप सोचिए आपके सारे एनालिसिस, सारे नतीजे, सब पर पानी फिर सकता है। वो कहावत है ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गलत इनपुट तो गलत आउटपुट। तो आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों है और इससे बचा कैसे जा सकता है। सबसे पहले शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। क्लिनिकल रिसर्च में डेटा का आखिर मतलब क्या है? ये सिर्फ कच्ची जानकारी से एक भरोसेमंद वैज्ञानिक ज्ञान तक का सफर कैसे तय करता है, और इसमें बायोस्टैटिस्टिक्स का क्या रोल है? हाँ, यहीं पर बायोस्टैटिस्टिक्स का रोल सबसे अहम हो जाता है। देखिए, बायोस्टैटिस्टिक्स वो विज्ञान है जो हमें इस डेटा के समंदर से, आप कह सकते हैं, मोती निकालने में मदद करता है। सोचिए, बायोलॉजिकल सिस्टम्स में कितनी नेचुरल वेरिएशन होती है, कितनी अनिश्चितता होती है ना? तो बायोस्टैटिस्टिक्स हमें वो तरीके, वो टूल्स देता है जिनसे हम इस डेटा को पहले तो ठीक से समझ सकें, उसे डिस्क्राइब कर सकें, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, फिर छोटे सैंपल के आधार पर बड़ी आबादी के बारे में अंदाजा लगा सकें, यानी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, और फिर मॉडलिंग करके भविष्य के नतीजों का पूर्वानुमान भी लगा सकें। लेकिन ये जो वर्गीकरण है, डेटा को अलग अलग टाइप्स बांटना, ये इतना जरूरी क्यों है? क्या हम सीधे सीधे रॉ डेटा को एनालाइज नहीं कर सकते? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और इसका जवाब भी असल में पूरी एनालिसिस की स्ट्रैटेजी तय करता है। देखिए, डेटा का क्लासिफिकेशन सिर्फ उसको साफ सुथरा बनाने का तरीका नहीं है। ये आपके एनालिसिस प्रोसेस का पहला और शायद सबसे जरूरी रणनीतिक कदम है। डेटा का टाइप ही ये तय करेगा कि आप कौन सा स्टैटिस्टिकल मेथड वैलिड तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, आप दर्द के स्कोर को कैसे क्लासिफाई करते हैं? सिर्फ हाँ नहीं में, या हल्का मध्यम गंभीर में, या फिर 0 से 10 के स्केल पर? तो यही चीज तय करेगी कि आप औसत यानी मीन निकालेंगे या मीडियन, और क्या आप टी टेस्ट लगा सकते हैं या आपको कोई नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इस्तेमाल करना होगा। अगर इस पहले स्टेप पर ही गलती हो गई ना, तो आगे की पूरी स्टैटिस्टिकल लॉजिक की चेन ही, आप कह सकते हैं, बेकार हो जाती है। अच्छा, तो ये पहला कदम बहुत ध्यान से उठाना पड़ता है। ठीक है, तो डेटा को मोटे तौर पर किन दो बड़ी श्रेणियों में बांटा जाता है? मैंने सुना है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। इनमें मेन फर्क क्या है? हाँ, बिल्कुल। ये दो सबसे बड़े विभाजन हैं। क्वालिटेटिव डेटा, जिसको कैटेगोरिकल डेटा भी कहते हैं, ये मूल रूप से नॉन न्यूमेरिकल होता है। ये क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स या अनुभवों को डिस्क्राइब करता है। जैसे किसी मरीज का बीमारी को लेकर क्या अनुभव रहा, या किसी नए ट्रीटमेंट के बारे में उसकी क्या सोच है, उसकी धारणाएं क्या हैं। ये डेटा असल में क्यों और कैसे जैसे सवालों के जवाब ढूंढने में ज़्यादा मदद करता है। ये व्यक्ति के अनुभवों और उनके पीछे के कारणों को गहराई से समझने पर जोर देता है। और इसके उलट क्वांटिटेटिव डेटा, वो हमें क्या बताता है जो क्वालिटेटिव शायद ना बता पाए? क्वांटिटेटिव डेटा या न्यूमेरिकल डेटा वो जानकारी है जिसे आप माप सकते हैं, यानी मेजर कर सकते हैं, या गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, और इसे नंबर्स में एक्सप्रेस किया जाता है। ये ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होता है ना? इसका इस्तेमाल फैक्चुअल, भरोसेमंद नतीजे निकालने के लिए होता है, जिन्हें अक्सर हम एक बड़ी आबादी पर भी लागू कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं। ये कितने, कितना या कब तक जैसे सवालों के जवाब देता है। जैसे ब्लड प्रेशर कितना है, दवा की कितनी डोज दी गई, या मरीज कितने समय तक ठीक रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिसर्च करने के तरीकों में भी ये दोनों अलग अलग होंगे। हाँ, बिल्कुल। क्वालिटेटिव रिसर्च अक्सर थोड़ी खोजपूर्ण, एक्सप्लोरेटरी होती है। इसमें सैंपल साइज आमतौर पर छोटा होता है, लेकिन जानकारी बहुत गहरी मिलती है, जैसे लंबे इंटरव्यूज होते हैं या फोकस ग्रुप डिस्कशंस। वहीं क्वांटिटेटिव रिसर्च ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होती है। उसमें बड़े सैंपल साइज का इस्तेमाल होता है ताकि नतीजों को जनरलाइज किया जा सके। इसमें डेटा कलेक्शन के तरीके, जैसे सर्वे या फिर सटीक माप, मेजरमेंट्स शामिल होते हैं,
और एनालिसिस भी अलग है। क्वालिटेटिव में इंटरप्रिटेशन होता है, थीम्स पहचानी जाती हैं, जबकि क्वांटिटेटिव में प्रॉपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। क्या ऐसा भी होता है कि रिसर्च में हम इन दोनों ही तरीकों को एक साथ इस्तेमाल करें? हाँ, बिल्कुल। और अक्सर ये बहुत असरदार होता है। इसे कहते हैं मिक्स्ड मेथड्स रिसर्च। आप सोचिए क्लिनिकल ट्रायल का उदाहरण। आप दवा कितनी असरदार है ये ट्यूमर के साइज में परसेंटेज कमी से माप सकते हैं। ये हो गया क्वांटिटेटिव। लेकिन साथ ही आप मरीजों के इंटरव्यू लेकर ये भी समझ सकते हैं कि उन्हें साइड इफेक्ट्स का अनुभव कैसा रहा या दवा लेना उन्हें कितना आसान या मुश्किल लगा। ये हो गया क्वालिटेटिव। कई बार तो क्वालिटेटिव डेटा ये समझाने में मदद करता है कि क्वांटिटेटिव नतीजे वैसे क्यों आए। मान लीजिए एक ग्रुप में स्टडी बीच में छोड़ने वाले लोग ज्यादा हैं, ये क्वांटिटेटिव पता चला, तो इंटरव्यू से शायद पता चले कि उस ग्रुप में साइड इफेक्ट ज्यादा परेशान करने वाले थे। ये क्वालिटेटिव कारण मिला। तो दोनों मिलकर एक ज्यादा मुकम्मल तस्वीर पेश करते हैं ना। ये तो बहुत दिलचस्प है। चलिए अब थोड़ा क्वालिटेटिव डेटा को और करीब से देखते हैं। इसके दो मुख्य प्रकार बताए गए हैं, नॉमिनल और ऑर्डिनल। पहले नॉमिनल डेटा पर बात करते हैं। ये क्या होता है? या रैंकिंग नहीं होती है, और ये कैटेगरीज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं। मतलब कोई एक चीज सिर्फ एक ही कैटेगरी में आ सकती है। जैसे लिंग हो गया, पुरुष महिला, या ब्लड ग्रुप ए बी ओ, या फिर ट्रीटमेंट ग्रुप, दवा ए, दवा बी, प्लेसिबो। अगर हम इन कैटेगरीज को नंबर भी दे दें, मान लीजिए पुरुष 1, महिला 2, तो ये सिर्फ लेबल का काम करते हैं। इनका कोई मैथमेटिकल वैल्यू नहीं है। आप 1 और 2 का औसत नहीं निकाल सकते क्योंकि कोई ऑर्डर नहीं है। इसलिए सेंट्रल टेंडेंसी का सिर्फ एक ही माप ठीक रहता है, वो है मोड। मतलब वो कैटेगरी जो सबसे ज्यादा बार आई हो। इसका एनालिसिस आमतौर पर फ्रीक्वेंसी और प्रोपोर्शन पर बेस्ड होता है। और अगर हमें दो नॉमिनल वेरिएबल्स में कोई एसोसिएशन देखना हो तो अक्सर काई स्क्वायर टेस्ट जैसे टेस्ट इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, क्लिनिकल रिसर्च में इसके और उदाहरण हो सकते हैं, जैसे किसी मरीज की स्थिति जीवित है या मृत, या किसी साइड इफेक्ट का होना या ना होना, हाँ या नहीं। और जब नॉमिनल डेटा में सिर्फ दो ही कैटेगरीज होती हैं तो उसे डाइकोटोमस या बाइनरी डेटा भी कहते हैं। सही कहा। ठीक है, तो नॉमिनल समझ आ गया जहां कोई क्रम नहीं होता। लेकिन अगला टाइप ऑर्डिनल डेटा, उसमें क्या खास है? हाँ, ऑर्डिनल डेटा। इसमें कैटेगरीज का एक मतलब वाला नेचुरल ऑर्डर या रैंक होता है। आप बता सकते हैं कि एक कैटेगरी दूसरी से ज्यादा है या कम। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, इन रैंक्स के बीच का जो फासला है, जो इंटरवल है, वो बराबर हो ये जरूरी नहीं है, और ना ही उसे हम माप सकते हैं। हम जानते हैं कि स्टेज 2 कैंसर स्टेज 1 से ज्यादा गंभीर है और स्टेज 3 स्टेज 2 से। पर क्या स्टेज 1 और 2 के बीच गंभीरता का फर्क उतना ही है जितना स्टेज 2 और 3 के बीच? ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर करता है। इसलिए मोड के अलावा मीडियन मतलब रैंक करने पर बीच वाली वैल्यू भी सेंट्रल टेंडेंसी का एक यूजफुल मेजर हो सकता है। लेकिन मीन यानी औसत निकालना यहां भी मैथमेटिकली सही नहीं है। ऑर्डिनल डेटा की एनालिसिस के लिए आमतौर पर रैंक पर आधारित नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का इस्तेमाल होता है, जैसे मैन विटनी यू टेस्ट या विल्कॉक्सन टेस्ट। ये टेस्ट रैंक्स के आधार पर ग्रुप्स की तुलना करते हैं। क्लिनिकल रिसर्च में ऑर्डिनल डेटा के उदाहरण क्या होंगे? आपने कैंसर स्टेज बताया, और जैसे दर्द का पैमाना हो सकता है हल्का, मध्यम, गंभीर, या किसी सर्वे में लिकर्ट स्केल जवाब पूरी तरह असहमत से पूरी तरह सहमत तक, या फिर साइड इफेक्ट्स की गंभीरता की ग्रेडिंग जैसे CTCE ग्रेड 1 से 5 तक। बिल्कुल। और यहीं पर मैं कहूँगा एक बहुत आम और बहुत सीरियस गलती होती है जिस पर क्लिनिकल रिसर्च के छात्रों को खास ध्यान देना चाहिए। वो गलती है ऑर्डिनल डेटा को इंटरवल डेटा मान लेना। जैसे मैंने दर्द के पैमाने का उदाहरण दिया। मान लीजिए हल्का बराबर 1, मध्यम बराबर 2, गंभीर बराबर 3 मान लिया, और फिर इन नंबर्स का औसत निकाल दिया। ये स्टैटिस्टिकली गलत है, क्योंकि हम ये मान ही नहीं सकते कि हल्का और मध्यम दर्द के बीच का फर्क उतना ही है जितना मध्यम और गंभीर के बीच का है। ये इंटरवल्स बराबर नहीं हैं। ऐसा करने से नतीजे बहुत भ्रामक हो सकते हैं और गलत क्लिनिकल फैसले लिए जा सकते हैं। मुझे याद है एक बार एक स्टडी में ऐसा हुआ था और उनके नतीजे बिल्कुल गलत दिशा में जा रहे थे। तो सही तरीका क्या है? मीडियन का इस्तेमाल करें और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट चुनें। ये बहुत ज़रूरी बात बताई आपने। ठीक है, अब क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल डेटा पर आता है। ये वो डेटा है जो नंबर्स में होता है और इन नंबर्स का असली मैथमेटिकल मतलब होता है। आपने बताया था कि इन्हें या तो गिना जा सकता है या मापा जा सकता है। इसके भी दो प्रकार हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। पहले डिस्क्रीट डेटा के बारे में बताइए।
हाँ, डिस्क्रीट डेटा। इसमें अलग अलग काउंटेबल वैल्यूज होती हैं और ये आमतौर पे पूरी संख्याएं होती, मतलब इंटिजर। सबसे जरूरी बात यह है कि दो लगातार वैल्यूज के बीच में कोई बीच की वैल्यू मुमकिन नहीं होती। जैसे एक मरीज को साल में 2 बार अस्थमा का दौरा पड़ सकता है या 3 बार, लेकिन 2.5 बार नहीं। या अस्पताल में कितनी बार भर्ती हुए, 0, 1, 2 बार हो सकता है, 1.7 बार नहीं। क्योंकि ये न्यूमेरिकल है, आप इसका मीन, मीडियन, मोड सब निकाल सकते हैं। और जब हम ऐसी गिनती वाली डेटा का एनालिसिस करते हैं, खासकर इवेंट्स की गिनती का, तो अक्सर पाइसन रिग्रेशन जैसे स्पेशल स्टैटिस्टिकल मॉडल्स का इस्तेमाल होता है, जो खास तौर पे काउंट डेटा के लिए बने हैं। क्लिनिकल रिसर्च में इसके उदाहरण होंगे, जैसे किसी मरीज को हुए कुल साइड इफेक्ट्स की संख्या, या एक निश्चित समय में अस्थमा के कितने दौरे पड़े, अस्पताल में कितनी बार भर्ती हुए, शरीर में मेटास्टैटिक लीजन्स की संख्या, या किसी महिला के गर्भधारण की संख्या, ये सब गिने जा सकते हैं। ठीक है। और दूसरा प्रकार है कंटिन्यूअस डेटा। हाँ, कंटिन्यूअस डेटा। ये थ्योरी में किसी दी गई रेंज के अंदर कोई भी वैल्यू ले सकता है। दो वैल्यूज के बीच हमेशा एक और वैल्यू पॉसिबल होती है। माप की प्रिसिजन, आप कह सकते हैं, सिर्फ मापने वाले इंस्ट्रूमेंट की क्षमता पर निर्भर करती है। जैसे किसी का वजन 70.5 किलोग्राम हो सकता है, या अगर पैमाना ज़्यादा सटीक है तो 70.52 किलोग्राम, या और भी सटीक है तो 70.521 किलोग्राम। वैल्यूज के बीच कोई गैप नहीं होता। स्टैटिस्टिकल नज़रिए से देखें तो कंटिन्यूअस डेटा सबसे वर्सेटाइल और सबसे ज़्यादा जानकारी देने वाला होता है। इस पर सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड और डिस्पर्जन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन के सारे मेजर्स लागू होते हैं, और ये ज़्यादातर पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स का आधार बनता है, जैसे टी टेस्ट जो 2 ग्रुप्स के मीन की तुलना करता है, या एनोवा जो 2 से ज़्यादा ग्रुप्स के मीन की तुलना करता है, या लीनियर रिग्रेशन जो 2 कंटिन्यूअस वेरिएबल्स के बीच लीनियर रिलेशनशिप का मॉडल बनाता है। और पैरामीट्रिक टेस्ट्स आमतौर पर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट से ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं, मतलब वो असली फ़र्क या रिलेशनशिप को पकड़ने में बेहतर होते हैं, बशर्ते डेटा उनके अजम्पशंस को पूरा करता हो। तो क्लिनिकल उदाहरणों में ब्लड प्रेशर mmHg में, बॉडी टेम्परेचर C डिग्री में, हाइट सेंटीमीटर्स में, वजन किलोग्राम में, सीरम कोलेस्ट्रॉल mg/dl में, ब्लड ग्लूकोज mmol में, प्लाज्मा में दवा की कॉन्सेंट्रेशन ng/ml में, या फिर टाइम टू इवेंट डेटा जैसे बीमारी के बढ़ने तक का समय महीनों में, या ओवरऑल सर्वाइवल दिनों या महीनों में, ये सब कंटिन्यूअस होंगे। हाँ बिल्कुल। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है जो डेटा टाइप को उसके संभावित स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन से जोड़ती है। जो डिस्क्रीट काउंट डेटा होता है, खासकर जब इवेंट्स रेयर हों, वो अक्सर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। वही कंटिन्यूअस डेटा, खासतौर पर जब सैंपल साइज बड़ा हो, तो अक्सर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो घंटी जैसा कर्व, बेल कर्व के करीब होता है। ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम की वजह से होता है। और ये कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट या मॉडल चुनेंगे, ये बहुत हद तक इस बात पे निर्भर करता है कि आपके डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा मान रहे हैं। जैसे टी टेस्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मानता है, इसलिए ये कई कंटिन्यूअस वेरिएबल्स के लिए ठीक है, लेकिन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूटेड काउंट डेटा के लिए ये सही नहीं होगा। तो डेटा टाइप और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच का ये रिश्ता सही स्टैटिस्टिकल मॉडल चुनने की कुंजी है। अच्छा, क्वांटिटेटिव डेटा को और बारीकी से समझने के लिए एक नाम आता है, स्टैनली स्मिथ स्टीवेंस। उन्होंने मेजरमेंट के कुछ और लेवल्स बताए थे, जिनमें इंटरवल और रेशियो स्केल शामिल है। पहले इंटरवल स्केल डेटा के बारे में बताइए, ये क्या है? हाँ, स्टीवेंस की टैक्सोनॉमी। इंटरवल स्केल डेटा में ऑर्डर होता है और वैल्यूज के बीच का जो इंटरवल है वो बराबर और मीनिंगफुल होता है, लेकिन इसमें एक ट्रू जीरो यानी वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता। 0 पॉइंट यहाँ आर्बिट्ररी होता है, मनमाना होता है, और वो मापी जा रही चीज की पूरी एब्सेंस, मतलब पूर्ण अनुपस्थिति को नहीं दिखाता। क्योंकि इंटरवल बराबर हैं, इसलिए जोड़ना और घटाना मीनिंगफुल है। जैसे 30 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच 10 डिग्री का फर्क है, और ये उतना ही फर्क है जितना 20 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री के बीच है। लेकिन गुणा और भाग करना यहाँ मीनिंगलेस है, क्योंकि 0 पॉइंट आर्बिट्ररी है। आप ये नहीं कह सकते कि 20 डिग्री सेल्सियस तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से दुगना गर्म है। इसका सबसे आम उदाहरण तो टेम्परेचर ही है, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में। 0 डिग्री का मतलब ये तो नहीं कि गर्मी बिल्कुल है ही नहीं। कभी कभी कुछ स्टैंडर्डाइज्ड साइकोमेट्रिक स्केल्स जैसे IQ स्कोर को भी इंटरवल माना जाता है, हालांकि उस पर थोड़ी बहस रहती है। क्लिनिकल रिसर्च में शायद शुद्ध इंटरवल स्केल डेटा रेशियो स्केल के मुकाबले कम ही मिलता है, खासकर फिजिकल मेजरमेंट्स में। हाँ, सही कहा।
और अब आते हैं रेशियो स्केल पर, जिसे मेजरमेंट का सबसे ऊंचा लेवल माना जाता है। इसमें क्या खास बात है फिर? एक एक्स्ट्रा और बहुत जरूरी फीचर होता है, एक एब्सोल्यूट या ट्रू जीरो पॉइंट। यहाँ जीरो का मतलब है कि जो चीज मापी जा रही है वो पूरी तरह से अनुपस्थित है। जीरो मतलब जीरो। और इस ट्रू जीरो की वजह से सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस, जोड़, घटाव, गुणा और भाग मीनिंगफुल हो जाते हैं। आप मीनिंगफुल रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि 50 किलोग्राम वजन 100 किलोग्राम वजन का आधा है, या एक दवा की कॉन्सेंट्रेशन दूसरी से दोगुनी है। ये जो 2 गुना, आधा, 3 गुना ज्यादा जैसे स्टेटमेंट्स हैं, ये सिर्फ रेशियो स्केल डेटा के लिए ही वैलिड है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि क्लिनिकल रिसर्च में जो ज़्यादातर क्वांटिटेटिव चीज़ें हम मापते हैं वो रेशियो स्केल की होती हैं? हाँ, काफी हद तक बिल्कुल। जैसे हाइट सेंटीमीटर में 0 सेंटीमीटर मतलब कोई हाइट नहीं, वजन केजी में 0 केजी मतलब कोई वजन नहीं, ब्लड प्रेशर mmGHg में 0 mmGHg एक थियोरेटिकल ट्रू जीरो है, हार्ट रेट बीट पर मिनट, सीरम क्रिएटिनिन mg/dL, WBC काउंट सेल्स यूएल, दवा की कॉन्सेंट्रेशन ngml, किसी प्रोसीजर में लगा टाइम मिनट्स या सर्वाइवल टाइम महीने। इन सब में एक मीनिंगफुल जीरो पॉइंट होता है। तो ये सब जानने का असली प्रैक्टिकल मतलब क्या है, खासकर एक स्टूडेंट के लिए जो एनालिसिस करना सीख रहा है? ये डेटा का टाइप आखिर स्टैटिस्टिकल टेस्ट के चुनाव को कैसे कंट्रोल करता है? देखिए, अगर हम पूरी पिक्चर देखें तो सही स्टैटिस्टिकल टेस्ट चुनना मुख्य रूप से 3 चीजों पर निर्भर करता है। हाँ। एक, आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है। दूसरा, आपके स्टडी का डिजाइन कैसा है, जैसे ग्रुप्स इंडिपेंडेंट हैं या पेयर्ड हैं। और तीसरा, आपके वेरिएबल्स का मेजरमेंट लेवल, यानी डेटा का टाइप क्या है। जैसा हमने पहले भी बात की, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बीच एक बड़ा फर्क है। पैरामेट्रिक टेस्ट जैसे टी टेस्ट, अनोवा ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन वो डेटा के बारे में कुछ मान्यताएं रखते हैं, जैसे डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कम मान्यता रखते हैं और इसलिए वो नॉमिनल, ऑर्डिनल डेटा या ऐसे कंटिन्यूअस रेशियो डेटा के लिए इस्तेमाल होते हैं जो पैरामेट्रिक टेस्ट्स की मान्यताओं को पूरा नहीं करते। क्या कुछ उदाहरणों से इसे और साफ कर सकते हैं? मान लीजिए अलग अलग रिसर्च सवाल हैं, तो हम कैसे तय करेंगे? बिल्कुल, कुछ आम सिनारियो देखते हैं। सिनारियो 1, आपका सवाल है क्या नई दवा लेने वाले ग्रुप और प्लेसिबो लेने वाले ग्रुप के बीच एवरेज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो रेशियो कंटिन्यूअस डेटा है, में कोई सिग्निफिकेंट फर्क है। यहां आप 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स की तुलना एक कंटिन्यूअस आउटकम पर कर रहे हैं। अगर ब्लड प्रेशर डेटा मोटा-मोटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट इस्तेमाल करेंगे। सिनेरियो 2, आपका सवाल है क्या स्मोकिंग स्टेटस, जो नॉमिनल डेटा है, स्मोकर नॉन स्मोकर, और हार्ट अटैक होने, जो नॉमिनल डेटा है, हाँ नहीं, के बीच कोई एसोसिएशन है। यहां आप 2 कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के बीच रिश्ता देख रहे हैं। इसके लिए आप काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ एसोसिएशन या फिशर्स एग्जैक्ट टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। सिनेरियो 3, आपका सवाल है क्या व्यक्ति की उम्र, जो रेशियो कंटिन्यूअस डेटा है, और उसके सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो रेशियो कंटिन्यूअस डेटा है, के बीच कोई लीनियर रिलेशनशिप है। इसके लिए आप पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं या लीनियर रिग्रेशन मॉडल बना सकते हैं। ये तो हुई टेस्ट चुनने की बात। डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में क्या, मतलब चार्ट्स और ग्राफ्स बनाने में क्या डेटा का टाइप यहाँ भी मायने रखता है? हाँ, बहुत ज्यादा। जैसे डेटा का टाइप सही स्टैटिस्टिकल टेस्ट चुनने में गाइड करता है, वैसे ही वो डेटा को दिखाने के लिए सबसे सही विजुअलाइजेशन तरीका भी तय करता है। एक गलत चुना हुआ चार्ट न सिर्फ जानकारी को छुपा सकता है, बल्कि देखने वालों को गुमराह भी कर सकता है ना। और अच्छा डेटा विजुअलाइजेशन वो कहानी कहने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। तो किस तरह के डेटा के लिए कौन सा चार्ट सबसे अच्छा काम करता है? कुछ गाइडलाइंस? हाँ, कुछ सामान्य गाइडलाइंस हैं। कैटेगोरिकल डेटा यानी नॉमिनल, ऑर्डिनल के लिए बार चार्ट या कॉलम चार्ट अलग अलग कैटेगरीज की फ्रीक्वेंसी या परसेंटेज कंपेयर करने के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप टोटल का हिस्सा दिखाना चाहते हैं और कैटेगरीज कम हैं, तो पाई चार्ट या डोनट चार्ट यूज हो सकते हैं। एक अकेले कंटिन्यूअस वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए हिस्टोग्राम एक स्टैंडर्ड तरीका है। यह दिखाता है कि डेटा का शेप कैसा है, सेंट्रल टेंडेंसी कहां है, और क्या डेटा स्क्यूड है या उसमें आउटलायर्स हैं। बॉक्स प्लॉट भी डिस्ट्रीब्यूशन को समराइज करने के लिए बहुत इफेक्टिव है, खासकर जब आप अलग अलग ग्रुप्स में कंपेयर कर रहे हों, जैसे ट्रीटमेंट बनाम प्लेसिबो ग्रुप में ब्लड प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन। समय के साथ कंटिन्यूअस वेरिएबल में बदलाव देखने के लिए लाइन चार्ट ट्रेंड्स दिखाने के लिए आइडियल है, जैसे टाइम के साथ मरीज का ब्लड शुगर लेवल कैसे बदला। 2 कंटिन्यूअस वेरिएबल्स के बीच रिश्ता देखने के लिए स्कैटर प्लॉट एक जरूरी टूल है।
ये आपको दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप जैसे कोरिलेशन को विजुलाइज करने में मदद करता है। पैटर्न जैसे लीनियर ट्रेंड, क्लस्टरिंग और आउटलाइंस को उजागर करता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? एक क्लिनिकल रिसर्च छात्र या छात्रा को इस सब से क्या मुख्य सीख लेनी चाहिए? देखिए, पूरी बायोस्टैटिस्टिकल एनालिसिस प्रोसेस को एक लॉजिकल चेन की तरह समझें। ये एक साफ रिसर्च क्वेश्चन से शुरू होती है। वो क्वेश्चन तय करता है कि कौन से वेरिएबल्स मापने हैं, उन वेरिएबल्स की प्रकृति, उनका डेटा टाइप, नॉमिनल, ऑर्डिनल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस और रेशियो तय करती है। ये क्लासिफिकेशन बदले में ये बताता है कि कौन सी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स सही हैं, जैसे मीन या मीडियन। ये डेटा के संभावित प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया देता है। ये सही इन्फरेंशियल टेस्ट के चुनाव को कंट्रोल करता है, जैसे टी टेस्ट या काई स्क्वायर। और आखिर में ये डेटा को असरदार तरीके से दिखाने के लिए विजुअलाइजेशन मेथड चुनने में गाइड करता है। केवल जब इस चेन की हर कड़ी सही ढंग से जुड़ी हो, तभी एक रिसर्चर अपने डेटा से वैलिड और भरोसेमंद साइंटिफिक नतीजे निकाल सकता है। इस पूरे फ्रेमवर्क को समझना ही अच्छी और मीनिंगफुल क्लिनिकल रिसर्च करने की कुंजी है, और ये स्किल हर छात्र के लिए मैं कहूँगा अमूल्य है। तो आज हमने क्लिनिकल रिसर्च में डेटा के प्रकारों की इस थोड़ी मुश्किल लेकिन बेहद ज़रूरी दुनिया को काफ़ी गहराई से समझा। अगर हमें कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? सबसे ज़रूरी सबक मेरे ख्याल से यह है कि डेटा टाइप की सही पहचान आपके पूरे एनालिसिस की बुनियाद है, उसकी नींव है। यही चीज़ तय करती है कि कौन से स्टैटिस्टिकल टूल्स और टेक्निक्स वैलिड हैं और कौन से नहीं। क्वालिटेटिव, नॉमिनल, ऑर्डिनल और क्वांटिटेटिव, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, जिसमें इंटरवल और रेशियो शामिल हैं, डेटा के बीच के फंडामेंटल फ़र्क को समझना बहुत क्रिटिकल है। ये फ़र्क सीधे तौर पर असर डालता है कि आप कौन से एनालिसिस कर सकते हैं, क्या नतीजे निकाल सकते हैं और कौन से चार्ट बना सकते हैं। और ये सिर्फ कोई थ्योरेटिकल एक्सरसाइज नहीं है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो आगे चलकर इसी फील्ड में काम करेंगे। डेटा टाइप को गलत पहचानने की जरा सी गलती भी सीधे क्लिनिकल रिसर्च की नतीजों की वैलिडिटी पर सवाल खड़ा कर सकती है ना? सही स्टैटिस्टिकल टेस्ट चुनना और असरदार डेटा विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करना भरोसेमंद और एक्शन लेने लायक नतीजे पाने के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये समझना कि ये पूरा प्रोसेस रिसर्च क्वेश्चन बनाने से लेकर डेटा कलेक्ट करने, उसे क्लासिफाई करने, एनालाइज करने और फिर उसे प्रेजेंट करने तक एक आपस में जुड़ी हुई लॉजिकल चेन है, ये हर नए क्लिनिकल रिसर्च के लिए एसेंशियल है। और अंत में हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। क्या उनके अपने काम या अनुभव के दायरे में कोई ऐसा खास उदाहरण है जहां डेटा टाइप की गलत पहचान ने एनालिसिस में दिक्कतें पैदा की हों? या फिर इसका उल्टा, कोई ऐसा उदाहरण जहां क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा यानी मिक्स्ड मेथड्स को मिलाने से कोई बहुत कीमती या अनएक्सपेक्टेड इंसाइट मिली हो? इस पर ज़रूर सोचिएगा कि ये सीख आपके अपने काम या भविष्य की रिसर्च पर कैसे लागू हो सकती है।